अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कानून मतकी तनाज़ुबात। ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जस्ट आज मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। और ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके पास पेपर्स में 2 to 3 टाइम्स ये पूछा गया है। इस कानून मतकी तनाज़ुबात में हम 3 तरह के मराहिल पढ़ेंगे, और वो कौन से मराहिल है मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। लेकिन ये कानून है क्या? कानून को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी। आमलीन कल हमने पढ़ा था, और आमलीन किस तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक मतगीर आमिल होता है और एक आमलीन आमिल, एक मतगीर और एक मुअय्यन आमिल। मतगीर आमिल वो होते हैं जो तब्दील हो सकें, और मुअय्यन अवामिल वो होते हैं जो तब्दील ना हो सके। जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए होगी, और फिर उस ज़मीन के ऊपर हम कोई भी दुकान बनाएंगे, मशीन रखेंगे, मज़दूर रखेंगे, मटेरियल लेके आएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये मतगीर हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो मुअय्यन है। ठीक है। अगर मैंने एक दुकान स्टार्ट की है 10 मरला लेके सपोज़ करें, और उसके बाद मैं उसमें मज़दूर 10 रखती हूँ, लेकिन 10 के बाद मैंने मज़दूर ज़्यादा किए हैं, मेरी पैदावार में इजाफ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़मीन पे ज़्यादा करूँगी, तो हम उसी ज़मीन पे पैदावार को ज़्यादा करने के लिए अपने दूसरे अवामिल को तब्दील करते हैं, तो उनको मतगीर आमिल कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 तरह के अवामिल हैं, एक मतगीर और एक मुअय्यन। मतगीर वो हैं जो तब्दील हो सकें, और मुअय्यन वो हैं जो तब्दील ना हो सकें। इस कानून में ये बात करते हैं कि जब हम मुअय्यन अवामिल पे मतगीर आमिल की अकाइयाँ लगाते हैं, या उनको तब्दील करते हैं, या उनमें इजाफ़ा करते हैं, तो एक हद तक तो हमारी कुल पैदावार में इजाफ़ा होता है, और लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो गिरना शुरू हो जाती है कुल पैदावार। इन सिंपल वर्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर एक मज़दूर रखा है, और एक मज़दूर से हमें टोटल प्रोडक्टिविटी जो है 10 चेयर्स की मिली है, तो दूसरा मज़दूर रखने से हमें प्रोडक्टिविटी 20 चेयर्स की, या सपोज़ करें 12 चेयर्स की मिली है। तो जिस तरह हम मज़दूर बढ़ाते जाएंगे, हमें हमारी कुल पैदावार में इजाफ़ा होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद हमारी कुल पैदावार गिरने लग जाती है, या फिर हमारी क्यों गिरती है ये मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमारी लागत ज़्यादा होने लग जाती है। हमें इतना चाहिए नहीं होता, लेकिन हम मज़ीद मज़दूर रख रहे हैं, फिर हमें उनके वेजेस भी देनी है। तो एक पॉइंट तक तो हमारी बढ़ेगी कुल पैदावार, और एक पॉइंट के बाद कुल पैदावार हमारी गिरने लग जाएगी। मैं रीड कर देती हूँ एक दफ़ा। ये कानून इस अमर की वजाहत करता है कि अगर किसी एक मतगीर आमिल की इकाइयाँ देकर आमलीन पर लगाई जाएँ, तो मतगीर आमिल की हर ज़ायद इकाई की पैदावार में पहले इजाफ़ा होता है, लेकिन एक नुक्ते के बाद इसमें इजाफ़े का तनासुब कम होता चला जाएगा, हत्ता कि कुल पैदावार अपनी इंतहा तक पहुँच जाएगी, और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगी। और ये 3 मराहिल से होके गुज़रता है। वो मराहिल मैं आपको आगे बताती हूँ। एक आपने ये डेफिनेशन याद करनी है जिससे मैंने डबल टिक किया हुआ है, और एक नीचे वाली भी। कोई एक आप डेफिनेशन ज़रूर लिखें। कानून गैर मुतनासिब पैदावार इस अमर की वजाहत करता है कि किसी दिए के फ़न पैदाइश के तहत जब मुअय्यन आमिल के साथ मतगीर आमिल की मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ, तो एक ख़ास हद तक पैदावार में इजाफ़ा होगा, और उसके बाद ये इजाफ़ा कम होता चला जाएगा। वही बात जो ऊपर कि आपने मुअय्यन आमलीन पे जब मतगीर आमिल की इकाइयाँ ज़्यादा की हैं, या उनमें इजाफ़ा किया है, तो एक पॉइंट तक तो इजाफ़ा होगा, और उसके बाद ये गिरने लग जाएगा। ये इसका टेबल है। और जब कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपने टेबल और ग्राफ दोनों बनाने हैं, अगर वो दोनों आपकी बुक में है। और टेबल के नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो भी आप लोगों ने ज़रूर लिखनी होती है। ज़रूरी नहीं है इतना डिटेल में लिखें, 2 to 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने चाहिए, ताकि आप टेबल को समझा सकें। इस टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। मतगीर आमिल की इकाइयाँ, यानी सपोज़ कर लें हमने आमिल लिया यहाँ मज़दूर, कुल पैदावार, औसत पैदावार, मुख्ततिम पैदावार, और मराहिल। कुल पैदावार तो मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर मैं एक माह में 10 चेयर्स बना रही हूँ, तो वो 10 चेयर्स जो है मेरी कुल पैदावार है। और अगर 20 बनाई है तो वो 20 मेरी कुल पैदावार है। और औसत पैदावार क्या होता है? जो औसत, इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज आपको पता होगा कि जैसे अगर क्लास में कुछ बच्चों के 10 मार्क्स हैं, कुछ के 20 हैं, कुछ के 15 हैं, तो फिर मैं जब 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करके टोटल पे डिवाइड करूँगी, तो वो हमें उसका एवरेज मिल जाता है। एवरेज जो एवरेज लोगों ने लिए होते हैं।
और मुख्ततिम क्या होता है? मुख्ततिम होता है जब आप कुल पैदावार में चेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू टोटल क्वांटिटी। कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है औसत पैदावार होता है कुल पैदावार डिवाइडेड बाय मदकीर आमिल की इकाइयाँ, जिसका फार्मूला है टोटल प्रोडक्टिविटी ओवर क्यूब। और मुख्ततिम पैदावार होता है कुल पैदावार में तब्दीली डिवाइडेड बाय मदकीर आमिल की इकाइयों में तब्दीली, यानी चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यूब। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप मुझे इनबॉक्स करके अलग से पूछ सकते हैं। औसत पैदावार सिंपल होते हैं कि जब आप कुल पैदावार को डिवाइड कर देते हो अपनी कुल इकाइयों पे। और मुख्ततिम पैदावार होता है जब चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल पैदावार में जो तब्दीली आई है उसको डिवाइड करते हो आपकी इकाइयों में जो तब्दीली आई है। जब पहला मजदूर था तो कुल पैदावार 20 थी, औसत पैदावार भी 20 है। 20 क्यों है कि कुल पैदावार कितनी है? 20 को डिवाइड किया मदकीर आमिल पे तो हमें 20 मिल गया। अब नेक्स्ट कुल पैदावार है 50। जब 2 मज़दूर हमने लगाए तो 2 मज़दूर के लगाने से 50 हमें टोटल प्रोडक्टिविटी मिले। औसत पैदावार किस तरह निकालेंगे? कुल पैदावार डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2। कुल पैदावार डिवाइडेड बाय उसकी मदकीर आमिल की जो इकाइयाँ हैं। तीसरा मज़दूर लगाने से हमें कुल पैदावार 90 मिली और औसत पैदावार हमारी कितनी होगी? 90 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 30। सिमिलरली हमें लास्ट वाला मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 4। आप सॉन करते जाएं, ठीक है। मैं आपको भी नेक्स्ट वाला ये वाला करके दिखाती हूँ। अब 19.25 हमें किस तरह मिलेगा? 154 डिवाइडेड बाय 8। तो औसत पैदावार हमने किस तरह निकाली है? कुल पैदावार को डिवाइड करके विद रिस्पेक्ट टू मदकीर आमिल की इकाइयाँ। अब आप देखो औसत पैदावार में क्या हो रहा है, पहले 20 थी, फिर 25, फिर 23, कि जब 1 से 3 इकाइयों तक तो औसत पैदावार में इजाफा हो रहा है, लेकिन जब आप 3 के बाद अगला मज़दूर लगाते हो तो आपकी औसत पैदावार कम हो रही है और उसके बाद कम होती चली जाती है। कुल पैदावार भी इस तरह है कि 1 से 4 इकाइयों तक तो 1 से 8 तक 1 से 8 तक तो इकाइयों तक तो आपकी कुल पैदावार में इजाफा होता है, लेकिन उसके बाद ये गिरने लग जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुल पैदावार और औसत पैदावार इक्वल हो। इक्वल एज इन कि अगर आपकी कुल पैदावार 8वीं इकाई के बाद गिर रही है लेकिन औसत पैदावार आपकी 3री इकाई के बाद गिर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, क्योंकि औसत हम एवरेज देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक इकाई के लगाने से क्या हुआ है, हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज उसका कितना चेंज आया है। और मुख्ततिम पैदावार क्या है? मुख्ततिम का फ़र्स्ट वाला इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास 1 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। अगर 1 से ऊपर कोई वैल्यू होता तो हम उसको माइनस करके फिर निकालते हैं। चेंज का आप मतलब समझते हैं कि अगर आप 30 से 40 पे गए हो तो इसका क्या मतलब है, आप कितना चेंज हुआ है? 40 माइनस 30। 40 से 50 पे गए हो तो आप कैसे चेंज निकालोगे? 50 माइनस 40। और अगर आप 50 से सपोज करें 70 पे गए हैं तो चेंज कैसे निकालेंगे? 70 माइनस 50। तो हमेशा चेंज फाइंड करने के लिए अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। जब हमें एक मज़दूर के बाद दूसरा मज़दूर आया तो दूसरे मज़दूर के आने से हमें कुल पैदावार कितनी थी? 50, और पहले कितनी थी? 20। तो मुख्ततिम पैदावार कैसे निकाल लेंगे? 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, आपको मैंने फार्मूला बता दिया, आप अपनी रजिस्टर्स पे लिख लीजिएगा। एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, सपोज़ करें आपने तीन मज़दूर लगाए तो आपको 90 मिला। जब 2 मज़दूर लगाए, आपकी टेबल पे लिखा हुआ है ये, 3 मज़दूर लगाए तो आपको टोटल प्रोडक्टिविटी 90 मिली। 2 मज़दूर लगाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी 50 मिले। इसका फार्मूला क्या होगा? 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, जो इक्वल होगा आपके 30 के। इसी तरह जब आप 3 से 4 पे जाओगे, 3 से 4 पे गए हो तो 90 था, 90 के बाद आपको 120 मिला। 120 में से 90 माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा? 30, और उस 30 को डिवाइड किया 1 पे। इस तरह आपने सारे मुख्तलिफ पैदावार निकाल लेनी है। अब हमने इनके दरमियान रिलेशन चेक करना है। जो मदकीर आमिल की इकाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं तो कुल पैदावार आपकी पहले तो ज़्यादा होती है 7 के बाद, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद ये गिरने लगती है। औसत पैदावार में क्या होता है? तीसरी इकाई के बाद कांस्टेंट होती है और फिर ये गिरने लग जाती है। और मुख्तलिफ पैदावार क्या है कि आपकी 1 पॉइंट तक ये बढ़ती है,
फिर कम होने लगती है और उसके बाद ये मनफी हो जाती है। इस कानून में जो हम मेन चीज़ देखेंगे वो हम मुख्ततिम पैदावार को देखते हैं। जो मराहिल है आगे वो मुख्ततिम पैदावार को देखेंगे। अगर तो आपकी इकाइयाँ लगाने से आपकी कुल पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है और मुख्ततिम पैदावार में भी इजाफ़ा हो रहा है तो आप पहले मराहिल में हो, और उस मराहिल को कहते हैं कानून तकसीर हासिल, कि आपकी इकाइयाँ लगाने से आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई है, आपकी मुख्ततिम पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। इस मराहिल में क्या होता है कि हमारा मुख्ततिम पैदावार हमारे औसत पैदावार से ज़्यादा होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मुख्ततिम पैदावार को कहते हैं और एवरेज प्रोडक्टिविटी औसत पैदावार को कहते हैं। तो मैं आपको लिख देती हूँ मार्जिनल। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, 30 के बाद हमारी मुख्ततिम पैदावार कम होने लगती है, तो ये दूसरा मरहला है। दूसरे मरहले को कहते हैं कानून तकलील हासिल। और जो तीसरा मरहला है 0 के बाद मुख्ततिम पैदावार मनफी हो जाती है और उसको हम कहते हैं कानून मनफी हासिल। पहला मरहला कानून तकसीर हासिल, इसमें आपका मुख्ततिम पैदावार आपकी औसत पैदावार से ज़्यादा होता है। दूसरे मरहले में आपका मुख्ततिम पैदावार औसत पैदावार से कम हो जाता है और तीसरे मरहले में मुख्ततिम पैदावार आपका लेस देन 0 हो जाता है। यही सब कुछ इन्होंने इस टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि जो आप इकाइयाँ ज़्यादा कर रहे हो आपकी कुल पैदावार में पहले इजाफ़ा होता है, एक पॉइंट के बाद वो गिरने लग जाती है, कम हो जाती है। जब इकाइयाँ ज़्यादा लगाने से आपके मुख्ततिम पैदावार में भी इजाफ़ा हो रहा है तो आपका पहले मरहले में वो कानून तकसीर हासिल। अगर इकाइयाँ लगाने से आपका मुख्ततिम पैदावार गिर रहा है या कुल पैदावार में पहले से कम इजाफ़ा हो रहा है तो आप दूसरे मराहिल में हो। और अगर आपका मज़ीद इकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम पैदावार 0 से कम हो गया है और आपका कुल पैदावार गिरने लगा है तो आप कानून मनफी हासिल में हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन बिफ़ोर दैट आपने टेबल और बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है। जो इस टेबल में वही इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है और आई होप आपको समझ आ जाएगा। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप इसको समझ के करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। ये जो इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है ये उस टेबल के अकॉर्डिंग है सारा। मैं आपको बता देती हूँ, जब आपने ये ग्राफ समझना है आपने साथ साथ टेबल भी देखना है पीछे से। ऊपर वाले में हमने एक्स एक्सिस पे मदकीर आमिल की इकाइयाँ ली हैं जो तब्दील हो सकें जैसे मज़दूर, और वाई एक्सिस पे हमने कुल पैदावार ली है। ग्राफ बनाते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया था कि आपने एक एक पॉइंट लेके बनाना है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है आप एक एक पॉइंट लेके बनाओ, अगर आपको उसकी शेप याद है तो आप डायरेक्ट शेप बना सकते हैं। तो मदकीर आमिल की इकाइयाँ क्या है, 1 से लेके 8 तक तो ज़्यादा हो रहा है, एफ़ से लेके जी तक ये ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद ये कम होने लगता है। अब आप देखें कुल पैदावार 1 इकाई से लेके 8 इकाई तक तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन 8 के बाद वो गिरने लग जाती है। ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई हुई है। इधर मदकीर आमिल की इकाइयाँ ली हैं और इधर कुल पैदावार की इकाइयाँ। ई से जी तक आपका कुल पैदावार ज़्यादा हो रहा है और जी से एच तक कम हो रहा है। टेबल पे भी उन्होंने यही शो किया हुआ है कि 1 से लेके 8 जब तक आप मज़दूर यूज़ करते हो आपका वो 1 से लेके 154 तक जाता है, उसके बाद वो कम होने लग जाता है। नीचे वाला जो ग्राफ है वो मुख्ततिम पैदावार और औसत पैदावार का है। मुख्ततिम पैदावार और औसत पैदावार निकालने के लिए हमें कुल पैदावार चाहिए थे, लेकिन जब तक आपके पास कुल पैदावार नहीं है आप दोनों ही नहीं निकाल सकते हो। तो इस ग्राफ से हम नीचे वाले 2 ग्राफ्स बनाएंगे। नीचे वाले ऊपर वाला ग्राफ बनाते हुए आपने टोटल प्रोडक्टिविटी को देखना है और नीचे वाला ग्राफ बनाते हुए आपने औसत पैदावार और मुख्ततिम पैदावार को देखना है। जब आप टेबल देख के पॉइंट्स मिलाओगे या फिर उन्हें ड्रॉ करोगे तो आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी का कर्व इस तरह मिलेगा। 1 से 3 तक जो एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो रही है, 3 से 4 के सेंटर में बराबर रह रही है और 4 के बाद ये कम होने लगती है। इधर देखें, जब आपने 1 से लेके 3 तक आपके मज़दूर थे तब आपकी औसत पैदावार जो है वो ज़्यादा हुई है, 20, 25 और 30।
3 और 4 तक वो बराबर रही है और फिर 4 के बाद वो कम होने लगी है। यही हमें ये ग्राफ बता रहा है कि 1 से 3 तक ये ज़्यादा हो रही है, 1 से 3 तक 3 और 4 में बराबर रह रही है और उसके बाद ये कम होने लगती है। किसी भी कर्व को जब आप ड्रॉ करते हो ना, अगर इस पॉइंट पे जाके वो इस तरह हो रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस पे वो इक्वल होता है। और मुख्तलिफ पैदावार क्या है? मुख्तलिफ पैदावार सेकंड पे कितना था 30, थर्ड पे कितना था 40। मुख्तलिफ पैदावार जब 2 से 3 पे जाते हो तब ज़्यादा होती है, उसके बाद कम हो जाती है और उसके बाद वो गिरने लग जाती है, अपनी ही पॉइंट पे वापस आ जाती है। जब आपके पास मदकीर आमिल की इकाइयाँ 2 थीं तो आपका मुख्तलिफ पैदावार 30 था। जब 4 हुई तो वो 3 हुई तो वो 40 पे चला गया और जब 4 आपने मज़दूर यूज़ किए तो वो वापस 30 पे आ गया। इसके बाद वो गिरने लग गया। 8 पॉइंट पे जाके आपका मुख्तलिफ पैदावार 0 से कम हो गया है। ये तो आपको पता होगा कि जब कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है तो उसका मतलब है उसकी वो वैल्यू 0 है। अगर ये यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस टाइम 0 है। इसके बाद वो मनफी हो जाता है। एक इन्होंने इसमें बात की हुई है नुक्ता इनताफ़, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नुक्ता इनताफ़ वो पॉइंट होता है जब आपका जिस पॉइंट से आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाए। यहाँ से यहाँ तक आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुआ था, इस पॉइंट के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लगता है, तो इस पॉइंट को हम नुक्ता इनताफ़ कहते हैं। इसको आप ऊपर जाके करेंगे तो वो टोटल प्रोडक्टिविटी पे ये पॉइंट बनता है, नुक्ता इनताफ़। इनको इस नीचे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जब आप मुख्तलिफ पैदावार का 2 से 3 पे जाते हो तो वो ऊपर कौन सा हिस्सा शो करता है, ई से एफ़ तक। इस पॉइंट तक जब आपकी कुल पैदावार ज़्यादा हो रही है तो आपके मुख्तलिफ पैदावार भी ज़्यादा हो रही है। जब आपकी कुल पैदावार में हल्का सा कर्व आना शुरू हो गया, मतलब उसमें पैदावार तो इजाफ़ा हो रहा है लेकिन उसकी मैं आपको कैसे बताऊँ कि चीन प्रोडक्टिविटी कम है उसके, कि अगर पहले आपको 20 यूनिट ज़्यादा मिले थे तो बाद में आपको 15 यूनिट ज़्यादा मिले हैं, उसके बाद आपको 10 यूनिट ज़्यादा मिले हैं। यूनिट होता है जो आप चीज़ बना रहे हो। इस पॉइंट के बाद 4th के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लगता है और वो आपका कौन सा पॉइंट शो करता है, ये वाला। और जब ये नेगेटिव में जाता है तो वो आपका ये वाला पॉइंट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन जब आप टेबल को समझ के ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, आप बुक पे अंडरलाइन कर लें। ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए आप जस्ट ये लिख सकते हो, ये तो लिखना ही लिखना है आपने ऊपर वाला, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन आप जस्ट पे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये लिखते हैं। इस मरहले में कुल पैदावार का कद तेज़ी से चढ़ते हुए नीचे की तरफ महत्तुब होता है। कुल पैदावार का ग्राफ पहले तेज़ी से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आना शुरू हो गया है। इस शेप को हम कनकेव कहते हैं कि ऊपर जाता हुआ ये कनकेव है, यानी नीचे की तरफ महत्तुब है, कन्वेक्स है, सॉरी, नीचे की तरफ महत्तुब है। और नुक्ता इनताफ़ को इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद आप ये लिखते हैं यहाँ से, और ये भी लिखना है आपने, तीसरा मरहला मनफी हासिल का होता है। इस मरहले में कुल पैदावार जो है मुख्तलिफ पैदावार मनफी हो जाती है। नीचे वाली शक्ल में कुल पैदावार के ख़त से हमें औसत का ख़त और मुख्तलिफ पैदावार का ख़त मिला है और वो हमें क्या बताता है, जब औसत पैदावार बढ़ रही है तो मुख्तलिफ पैदावार और औसत पैदावार से ज़्यादा होती है। जब आपकी औसत पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है तो ये मुख्तलिफ पैदावार आपकी औसत पैदावार से ज़्यादा है। जब 2 ग्राफ इस तरह बने हो और एक ग्राफ इसके ऊपर हो तो जो ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उन 3 पॉइंट्स में उन्होंने बताया हुआ है कि जब आपका कुल पैदावार ज़्यादा हो रहा है तो आपकी मुख्तलिफ पैदावार आपकी औसत पैदावार से ज़्यादा है। जब आपका कुल पैदावार कम होने लगता है या इक्वल हो जाता है तो यहाँ ये दोनों बराबर हैं। और उसके बाद जब आपका औसत पैदावार कम होने लगता है तो आपका मुख्तलिफ पैदावार जब आपका कुल पैदावार कम होने लगता है तो आपका मुख्तलिफ पैदावार आपकी औसत पैदावार से नीचे आ जाती है, यानी कम हो जाती है। अगर हम ये वाला पॉइंट देखें,
ये वाला पॉइंट हमें 30 और 20 के दरमियान दे रहा है, यानी 25, और ये ऊपर वाला पॉइंट हमें 40 दे रहा है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और कौन सा ग्राफ कम वैल्यू दे रहा है। इन 3 पॉइंट्स में इन्होंने यही बताया हुआ है कि जब आपकी औसत पैदावार ज़्यादा हो रही है तो मुख्तदिम पैदावार आपकी जब आपका कुल पैदावार ज़्यादा हो रहा है तो मुख्तदिम पैदावार आपकी औसत पैदावार से ज़्यादा है। जब आपका कुल पैदावार इतना चेंज नहीं हो रहा, स्लो चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे या जब वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, इस पॉइंट पे आपका मुख्तलिफ पैदावार और औसत पैदावार बराबर हो जाते हैं। और जी के बाद क्या होता है, आपका कुल पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है, और तब क्या होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आपका मुख्तलिफ पैदावार आपकी औसत पैदावार से कम हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी से। जब औसत पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मुख्तलिफ पैदावार औसत पैदावार के बराबर हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल है एवरेज प्रोडक्टिविटी के। और उसके बाद जब औसत पैदावार गिर रही हो तो मार्जिनल मुख्तलिफ पैदावार और औसत पैदावार से कम हो जाती है। MP इज़ लेस दैन AP। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे टेक्स्ट करके समझ सकते हैं कोई भी पॉइंट। जो पॉइंट नहीं समझ आता उसकी पिक्चर भेजिए और मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।